इसमें आपका खैर मकदम है। मेरा नाम डॉक्टर अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉग 2 जिसका अनुमान है कम्युनिकेशन इन बिजनेस कंटेक्स्ट पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम आज यूनिट 9 और यूनिट 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 9 का अनुमान है अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सेकेंड। तो इस यूनिट का साकत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट का एक छोटा सा वार्म अप करते हैं, फिर हम बात करेंगे जुबान की तवज्जो यानी लैंग्वेज फोकस हम देखेंगे इस यूनिट में। फिर देखेंगे पढ़ना, खुतूत की मुख्तलिफ इकसाम क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। फिर तहरीर को भी हम देखेंगे, तहरीर जिसमें हम तरतीब की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे ग्रामर जिसमें हम देखेंगे कि जो नाउन क्लॉजेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। फिर सुनना, इस पर भी कुछ एक्टिविटीज़ होगी। फिर खुतूत लिखना, ये भी हम इस एक्टिविटीज़ को भी करेंगे। इसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनका हम ख्याल रखेंगे। फिर हम बात करेंगे पढ़ना यानी ईमेल के रहनुमा खुतूत यानी ईमेल किस तरह से लिखा जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर लिखना, ईमेल लिखना यानी ईमेल किस तरह से लिखा जाता है, ये पार्ट सेकेंड है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। फिर हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस यूनिट के मकासद पे। इस यूनिट में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की जो ड्राफ्टिंग होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसकी ड्राफ्टिंग करने का मैकेनिज्म क्या होता है। फिर हम देखेंगे इस यूनिट में जो एक्सटर्नल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हैं उसके इकसाम क्या हैं। जैसे कि हम लिखते हैं लेटर फॉर स्पेशल पर्पसेस के लिए हम लेटर्स लिखते हैं, या एजेंसी लेटर्स लिखते हैं, या पर्सनल लेटर्स लिखते हैं जहाँ पर हम जो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड होगी उसको भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। स्टेटस इंक्वायरीज को हम देखेंगे। फिर सीकिंग फाइनेंस यानी फाइनेंस को किस तरह से जब फाइनेंस सीकिंग होती है तब उसमें लेटर्स किस तरह से लिखी जाती है, ईमेल्स किस तरह से लिखी जाती हैं। और देखिए प्रॉब्लम लेटर्स क्या होती है, जब भी हम प्रॉब्लम लेटर्स लिखते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिखने का क्या तरीका होता है, कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। और देखेंगे कि लेटर्स को हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं, उनमें पेंडिंग पेमेंट्स के रिलेटेड किस तरह से लेटर्स लिखते हैं, ओवरड्यू पेमेंट्स की लेटर्स किस तरह से लिखी जाती हैं। फिर हम बात करेंगे ईमेल्स पे, ईमेल्स किस तरह से लिखे जाते हैं, लिखने के क्या तरीके हैं, उसको हम देखेंगे। फिर कुछ गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, जो भी तहरीर लिखने की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि लेटर्स जो हैं यानी खतूत जो हैं वो किस तरह से लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा वार्म अप करते हैं ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस यूनिट में हम क्या क्या आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने इससे पहले जो यूनिट हमने डिस्कस किया था वो भी एक्सटर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस में थी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में थी। तो ये पार्ट सेकंड है, इस यूनिट में ये पार्ट सेकंड है जो कुछ रिलेटेड थिंग्स हैं, मेरे जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हमने पिछले यूनिट में डिस्कस किए हैं तो उनको भी हम देखेंगे, उनको भी हम दोहराएंगे। और उस यूनिट में हमने देखा कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है वो हमने देखा था। तो यानी हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेट करने के लिए जो भी रूल्स हैं हमें उन रूल्स को फॉलो करने चाहिए। जैसे कि बारबारा टुचमैन उन्होंने लिखते हैं, वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक दो इंडिविजुअल्स यानी जो दो कम्युनिकेटर्स हो, जब तक ना दो कम्युनिकेटर्स अपनी जो पर्पस होगा उनका राइटिंग का वो फुलफिल ना करें। तो जो फंक्शन है राइटिंग का जो फंक्शन है वो हमें यानी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे हमें फोकस देना चाहिए, हमें लैंग्वेज को करेक्टली सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो लैंग्वेज की जो फंक्शन है वो कब मीट हो सकती है, जब भी राइटर अपने यानी जो भी पर्पस होगा उसका राइटिंग का उसको सिंपल तरीके से, कंसाइज तरीके से और ब्रीफ तरीके से जब वो लिखेगा। तो जब हम वार्म अप की बात करते हैं तो आपकी किताब में दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है, यानी उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको
उस पैराग्राफ को सही तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आप उसका एक सही सेंस निकालेंगे, यानी आप उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपको उस मेरे पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में अपने तरीके से उसको लिखना है। तो ये एक एक्टिविटी है। यानी जो बेसिक चीज़ ये दिमाग में रखनी है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो सिंपल अल्फाज में लिखने की कोशिश करेंगे, उनको क्लियरली लिखने की कोशिश करेंगे, करेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे और हमेशा ब्रीफ तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो एक एक्टिविटी है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ज़ुबान की तवज्जो यानी लैंग्वेज फोकस, जो इससे पहले यूनिट में भी हमने उसको डिस्कस किया था, लेकिन वो कुछ रिलेटेड था कुछ सब टॉपिक्स के। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज फोकस जो है, हम किस तरह से बिजनेस लेटर्स लिखते हैं। हमें जब भी हम बिजनेस लेटर्स लिखें, हमें यही दिमाग में रखना है कि हम जो भी लिख रहे हैं वो नीट होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, वो हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें हमेशा एक पॉजिटिव इम्प्रेशंस डेवलप होना चाहिए। जब भी एक रीडर पढ़ेगा उसको, तो उसके जहन में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, उसके जहन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, यानी जो रिसीवर या रीडर हो उसके जहन में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़े। तो हमें हमेशा एक्यूरेसी को देखना चाहिए। जब भी हम लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर्स लिख रहे हैं, हमें एक्यूरेसी का ख्याल रखना चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना चाहिए। जो जिस तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए। हमें ये दिमाग में रखना है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वो रीडर के लिए किस तरह से एक अट्रैक्शन बन जाए, एक अटेंशन किस तरह से हासिल हो सकेगा। तो इसमें नेम होना चाहिए। जब भी हम लेटर लिखते हैं, लेटर में सबसे पहले डेट होना चाहिए। डेट होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे पता चलती है कि जो लेटर भेजी गई है वो किस तारीख पे भेजी गई है। फिर उसके बाद नेम, डिजिग्नेशन जो रिसिपेंट का है, तो उसका नाम, उसकी डिजिग्नेशन जो भी वो काम करता है, तो उसके बारे में उसको यानी एड्रेस में लिखना चाहिए, उसका नाम लिखना चाहिए। और हमें हमेशा जब भी हम लेटर लिखते हैं, जब भी इंडिविजुअल का नाम लिखते हैं, तब हमेशा हमें स्पेलिंग का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी हम किसी लेडी को एड्रेस कर रहे हैं, अगर जो अनमैरिड है, हमें मिस्टर और मिसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम रेस्पेक्ट्स के एड्रेस पर। एड्रेस भी करेक्टली लिख के होना चाहिए। जो भी हम एड्रेस लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। तो जो लेटर जो है, यानी जो उसमें हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, यानी कहाँ से इस लेटर को भेजा गया है, उसमें सेंडर का नाम भी होना चाहिए, सेंडर की डिजिग्नेशन भी होनी चाहिए। जिस तरह से रिसीवर का नाम, उसकी डिजिग्नेशन और डेट वेट सब कुछ होना चाहिए, तो उसी तरह से सेंडर का नाम लास्ट में हम लिखते हैं, सेंडर का नाम, और सेंडर का जो सेंडर की जो डिजिग्नेशन है उसको भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बेहतरीन आइडिया है अगर हम लेटर को लिखने से पहले प्लान करें, यानी हमें लेटर में क्या क्या इंक्लूड करना है। हमें हमेशा खुद से ये सवाल करना चाहिए कि अगर हम लेटर लिख रहे हैं, उस लेटर को लिखने का क्या पर्पस है, उसका पर्पस क्या है, गोल क्या है, क्या अचीव होना चाहिए जब भी हम लेटर लिख रहे हैं। तो हमें हमेशा जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको असेंबल करना बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यानी जो कुछ भी हमें लेटर में इंक्लूड करना है, तो उसे लेटर में इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ये असेंबल करना, उन डॉक्यूमेंट्स को असेंबल करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें हमेशा की पॉइंट्स को डिसाइड करना चाहिए, की पॉइंट्स को जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो भी आपके ऑडियंस हो, यानी उनको एनालाइज करना है। जब भी आप मैसेज लिख रहे हैं, तो उनकी एज, यानी रीडर की एज, उनका स्टेटस, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एटीट्यूड का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी अगर वो किसी और कल्चर से बिलोंग कर रहा है, तो उस वक्त इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उनकी एज क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट इंक्लूड करना है लेटर के साथ, तो
हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। यानी जो भी पर्पस होगा लेटर का वो डिपेंड होता है कि लेटर का पर्पस क्या है, लिखने का क्या पर्पस है, तो उसी पे डिपेंड होता है। फिर हम इंक्लूड करते हैं जो फॉर्मेट जो होता है, डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से इंक्लूड करना है, उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, हमें किस तरह से कन्वेंशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो भी हम आगे जाके इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। हमें हमें हमेशा कर्टसीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रॉपर सैल्यूटेशन जो है हमें बिगिनिंग में इंक्लूड करना चाहिए और लेटर के एंड में भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। फिर हमें हमेशा अपनी मैसेज को रिवाइज करना चाहिए, उसको फिर से पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि जो भी माइनर मिस्टेक्स हैं वो हम उसको करेक्ट कर सकें। यानी सबसे पहले हमें ड्राफ्ट जो है वो लिखना चाहिए, उसके बाद हमें लेटर को लिखना चाहिए। यानी ड्राफ्ट में कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती है तो फिर उसको राइट कर सकते हैं, अगर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं उसको राइट कर सकते हैं उसमें। तो हमें हमेशा किसी भी लेटर को भेजने से पहले उसको फिर से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करना ज़रूरी है, हमें सैल्यूटेशन के फॉर्म को चेक करना ज़रूरी है, हमें ये भी देखना है कि हमारी बिगिनिंग और जो एंड है जो लेटर का, क्या वो सही है। क्या बिगिनिंग और एंडिंग जो है लेटर का, क्या वो सही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिजनेस लेटर्स में हम हमेशा यूजुअली हम डियर सर या डियर मैम के साथ हम शुरुआत करते हैं। कभी कभार हम सर या मैडम से स्टार्ट करते हैं, या अगर हमें इंडिविजुअल का नाम पता हो यानी रीडर का नाम पूरी तरह से पता हो, तब हम उसकी सरनेम से उसको हम पुकारते हैं, जैसे कि मिस्टर शेख और मिस्टर सनाई या कुछ इसी तरह से, या डॉक्टर सिन्हा, इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर हमें उनका सरनेम पता हो। उसके बाद जैसे ही हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं, फिर हमें ये भी लिखना है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, जैसे कि आई एम राइटिंग टू आस्क यू। फिर जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी कंफर्म करना है वो हम आगे लिख सकते हैं। फिर हमें जब भी हम लेटर को इख्तिताम तक ले जाते हैं, यानी जो भी पर्पस होता है हमारी लेटर का भेजने का, जो पर्पस रहता है हम उसको पूरी यानी एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में उसको कंक्लूड करते हैं। फिर लास्ट में उसको क्लोज करने के लिए हम थैंक यू लिखते हैं, फिर योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स, फिर अपना नाम। इस तरीके से हम लेटर को क्लोज करते हैं। अब हम बात करते हैं रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी खुतूत की मुख्तलिफ इकसाम क्या है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पहले वाले पार्ट को पढ़ते हैं, यानी खुतूत की क्या मुख्तलिफ इकसाम है ये हम देखेंगे। जैसे कि इससे पहले यूनिट में हमने रूटीन और सेल्स लेटर्स को हमने डिस्कस किया। अब हम इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि लेटर फॉर स्पेशल पर्पस और प्रॉब्लम लेटर्स को हम तफसीर से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेटर फॉर स्पेशल पर्पस जो है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, यानी उस स्पेशल पर्पस में कौन कौन सी लेटर शामिल है। इसमें बैंक के रिलेटेड जो भी लेटर्स होगी, यानी एजेंसी लेटर्स, जैसे कि बैंक लेटर्स हैं, इंश्योरेंस हैं, एजेंट्स कंपनी के रिलेटेड, या गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, या अपॉइंटिंग बिजनेस एजेंट्स हैं, उनको हम इस तरीके के लेटर्स लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है पर्सनल लेटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट या स्टेटस इंक्वायरीज या सीकिंग फाइनेंस, इस तरीके के लेटर्स हम लिखते हैं। फिर हम देखते हैं पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स, प्रॉब्लम लेटर्स यानी मसला खतूत। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें कंप्लेंट्स यानी एक शिकायत और जो फॉलो अप्स होते हैं इसमें ये सब शामिल है, या कंसेशंस इसमें शामिल है। इसमें कलेक्शन लेटर्स ऑन अकाउंट ऑफ ओवरड्यूज या पेंडिंग पेमेंट्स होगी, उसके रिलेटेड जो लेटर्स होगी उसको हम प्रॉब्लम लेटर्स कहते हैं। फिर स्पेशल पर्पस लेटर्स, इसमें एजेंसी लेटर्स आती हैं, इसमें कॉरस्पॉन्डेंस विद बैंक्स जो लेटर्स लिखी जाती है वो सब चीज़ें इनमें शामिल हैं। तो जो ये कंपनी लेटर्स है ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ये कंपनी लेटर्स जो है ये हमेशा
इन्हें बैंक के साथ इन टच रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए या अकाउंट खोलने के लिए या पेमेंट को रोकने के लिए, चेक को रोकने के लिए या चेक को इनिशिएट करने के लिए या ओवरड्राफ्ट रिक्वेस्ट करने के लिए, लोन के लिए, बैंक गारंटीज के लिए, इस तरीके के लेटर्स लिखी जाती हैं। तो इसमें हमेशा जो ये यूजुअल जो जनरल फॉर्मेटिंग है इन सब खतूतों की, वो ये है, सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि जिसको हमें भेजना है उनका नाम, उनका जो ब्रांच है, ब्रांच मैनेजर जो है, अगर ब्रांच मैनेजर को लिखना है तो वो लिखना है। फिर बैंक का नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, फिर लिखना है हमें कि सिटी या स्टेट का पिन कोड क्या हो सकता है। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट जो है, यानी लिखने की जो वजह है, लेटर लिखने की जो वजह है वो हमें लिखना है, सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है। फिर हम लिखते हैं डियर, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, डियर मैम, डियर सर, इस तरीके से हम लिखते हैं, या अगर सर नहीं पता हो तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम लिखते हैं कि हमें जो लेटर लिखने का पर्पस है वो हम एक्सप्लेन करते हैं 1 या 2 पैराग्राफ में, जितना डिपेंड होगा कि जो पर्पस, लेटर का पर्पस क्या है। फिर हम कंक्लूड करते हैं थैंक यू से, योर सिंसियरली। फिर अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन, अपना एड्रेस हम लिखते हैं। तो अपना एड्रेस हम तब लिखते हैं जब अगर ये लेटर हेड पे इंक्लूड ना हो, या अगर हमें एजेंसीज के लिए रिक्वेस्ट ऑफ एजेंसी, जैसे कि बिजनेस फर्म्स में, ये बिजनेस फर्म्स में कभी कभी ये सूटेबल नहीं होता है कि वो यानी बिजनेस फर्म्स में हमें हमेशा ज़रूरत होती है कि हम दूसरे एजेंसीज के साथ हम बिजनेस कर सकें, दूसरे एजेंसीज के साथ इन टच रहे, उनके साथ हम अपना कारोबार बढ़ा सकें। तो उन सिचुएशंस में हमें लेटर्स लिखने की ज़रूरत होती है, तो हमें बिजनेस लेटर्स लिखने की ज़रूरत होती है, यानी उनको एक्सपेंड तरीके से इस तरह से बिजनेस लेटर्स लिखने हैं। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, किस तरह से एजेंसीज को, इस तरह से एजेंसीज के साथ किस तरह से इन टच रहना है, उनके साथ किस तरह से बिजनेस करना है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। तो इन सब चीज़ों को, यानी जब भी हम इस तरीके की सिचुएशन में हम अगर हमें लेटर्स लिखनी होगी, तो बिजनेस कंसर्न जो है उनमें एडवर्टीजमेंट हो सकती है, तो एडवर्टीजमेंट हो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर ऑफ एजेंसीज, जहाँ पर हम फाइनेंशियल रिसोर्स को एक्सप्लेन करते हैं, बिजनेस कनेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, एरिया एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, या गारंटी ऑफ बिजनेस के लिए हम लेटर लिखते हैं, रेट ऑफ कमीशन या रिक्वायरमेंट ऑफ सोल एजेंसी होगी, या कुछ और इसके अलावा कुछ और भी पर्पस होगी जिसके लिए हम इस तरीके के लेटर्स लिखते हैं। तो हम जैसे इन यानी रिक्वेस्ट फॉर एजेंसी के लिए जब लेटर लिखी जाती है तो उसका भी क्या फॉर्मेट हो सकता है। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, ये जनरल फॉर्मेट है। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर लिखते हैं ये कंपनी या ये लेटर जो है जो हम लिख रहे हैं ये हम किसको भेजना चाहते हैं, तो जो मैं लिखते हैं कि कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर एड्रेस लिखते हैं, फिर सिटी, स्टेट, पिन कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट में लिखते हैं कि शॉर्ट में जो पर्पस है इस लेटर को लिखने का, जो पर्पस है वो क्या है, उसको सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं। फिर डियर मैडम और सर, फिर उसके बाद हम लेटर को स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारा लेटर लिखने का तरीका होगा, यानी पर्पस जो होगा उसमें सब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। ये एक या दो एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स में हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम किस तरह से कंक्लूड करते हैं, योर सिंसियरली, फिर अपना नाम, अपना एड्रेस या डिजिग्नेशन अगर हो, अगर जो लेटर पैड पे ना हो तब हम इस तरीके की डिजिग्नेशंस वहाँ पर लिखते हैं। इसी तरह से पर्सनल लेटर्स जो है, पर्सनल लेटर्स भी हम इसी पैटर्न में लिख सकते हैं। वहाँ पर भी हम डेट इंक्लूड करते हैं, डेट, नेम, ये सब चीज़ें वहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। फिर कंपनी का नाम, एड्रेस, पिन कोड, फिर डियर सर, मैम या उसका लास्ट नेम, फिर जो भी लेटर लिखने का पर्पस है वो सब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। सब्जेक्ट में उसको लिखते हैं, फिर बाकी एक्सप्लेन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ हम लेटर लिखते हैं, फिर लास्ट में उसको योर सिंसियरली या लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, योर सिंसियरली, अपना नाम, अपना एड्रेस, इस तरह से हम लेटर को क्लोज करते हैं। फिर जो है इसके बाद स्टेटस इंक्वायरी लेटर्स। स्टेटस इंक्वायरी लेटर्स जैसे कि इंक्वायरीज फाइनेंस के रिलेटेड इंक्वायरीज होगी या बिजनेस डीलिंग के रिलेटेड इंक्वायरीज होगी, कस्टमर एंड क्लाइंट जो है
उनके रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तब जाके इस तरीके के लेटर्स को हम लिखते हैं। तो इनका जो पर्पस है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, यानी कॉन्फिडेंशियल लेटर्स रहती हैं जहाँ पर हम इस तरीके के लेटर्स लिखते हैं, यानी इंक्वायरी लेटर्स लिखते हैं। तो उसका भी सेम एड्रेस, सेम फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट, फिर जिसको हम लिख रहे हैं उनका नाम, उनकी डिजिग्नेशन, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड जो भी है वो सब चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इंक्लूड करनी है। फिर डियर सर मैम जो है वो लिखना है, या लास्ट नेम अगर पता हो तो वो इंक्लूड करना है। फिर पूरी लेटर लिखनी है, जो भी आपका पर्पस है लेटर लिखने का वो सब चीज़ें इंक्लूड करनी है, एक या दो पैराग्राफ में, जो भी डिपेंड है लेटर कैसी होगी। फिर उसके बाद योर सिंसियरली, फिर अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस अपना देना है। इसी तरह से लेटर्स जो है सीकिंग फाइनेंस, यानी फाइनेंस हासिल करने के लिए, या फाइनेंस के रिलेटेड जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो में हम उस तरीके के लेटर्स हम लिखते हैं। तो इस तरीके के लेटर्स हम बैंक्स को लिखते हैं, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिखते हैं, या जहाँ पर हमें लोन की ज़रूरत होगी बिजनेस पर्पस के लिए, वहाँ पर हम इस तरीके के लेटर्स को लिखते हैं। या इसके बाद प्रॉब्लम लेटर्स, प्रॉब्लम लेटर्स में सबसे पहले कंप्लेंट लेटर्स आती हैं, या लेटर्स आस्किंग फॉर कंसेशन के लिए हम लेटर्स लिखते हैं, कलेक्शन लेटर्स हम इसमें शामिल करते हैं। तो प्रॉब्लम लेटर्स में सबसे पहले कंप्लेन लेटर्स जो हैं, जैसे कि हमें कंप्लेन लिखनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी भी इदारे को हमें कंप्लेन लिखनी है, जैसे कि रेलवे कंप्लेन लिखनी है, वो वक्त पे नहीं आती है, तो उस तरीके के कंप्लेन लिख सकते हैं। इसमें भी सेम एड्रेस है कि डेट, एड्रेस, फिर द सुपरिटेंडेंट रेलवे पार्सल स्टेशन न्यू दिल्ली, जैसे भी आप जो भी आपका एड्रेस है यानी जो भी जिस कंपनी को आप लिख रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखना है। फिर डियर सर मैम से स्टार्ट करना है, फिर आपकी जो लेटर है वो पूरी इंक्लूड करनी है, यानी जो भी लेटर लिखने का जो तरीका है, यानी जो पर्पस है लेटर लिखने का, वो सब कुछ आपको उसमें एक या दो पैराग्राफ में शामिल करना है। फिर योर सिंसियरली, फिर अपना नाम, अपनी डिजिग्नेशन आप लिख सकते हैं। या कभी-कभार हमें कंसेशन के लिए लेटर लिखनी पड़ती है, फ़ी कंसेशन के लिए या चार्जेस कंसेशन के लिए लेटर लिखनी है, जो हम किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिखते हैं, किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को, इस तरीके के लेटर्स हम लिखते हैं। या कलेक्शन लेटर्स में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके के लेटर्स जो है ये बिज़नेस फर्म्स भेजती हैं, इस तरीके के लेटर्स, इनको हम ड्यूरिंग लेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन लेटर्स में बहुत ही कर्टेसी की ज़रूरत होती है, पोलाइटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हमेशा इनमें 3 स्टेजेस होती है इस तरीके के लेटर्स में। तो सबसे पहले इसमें एक माइल्ड रिमाइंडर होता है, फिर दूसरे में एक पर्सुएसिव लेटर होती है, फिर लास्ट जो है वो रिसॉर्ट स्टेज होती है इस लेटर की। तो एक कलेक्टिव लेटर्स हम इसको कहते हैं। अब हम देखते हैं तहरीर यानी सीक्वेंसिंग, तरतीब जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये एक given below are the sentences taken from an application for the post of sales officer. Rearrange the sentence in the correct order and organize them in a separate paragraph. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इनको rearrange करना है। उसके बाद हमें इन्हें सेपरेट पैराग्राफ में इन्हें लिखना है। हमें इनकी जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो बतानी है, इनकी क्या करेक्ट अरेंजमेंट हो सकती है, यानी पहले पैराग्राफ में कौन कौन से सेंटेंसेस शामिल हैं। तो पहले पैराग्राफ में अगर हम देखेंगे, ये पहले हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। माई प्रेजेंट जॉब रिक्वायर्स मी टू नॉट ओनली to sell goods but also to keep an account of the sales and do some typing too. Where I am 26 years old and hold an MBA degree, where I am interested in applying for the post of the sales officer, which was advertised in the Hindustan Times on the 30th of July 2024. जैसे कि हम इसको include कर सकते थे। I enclose my CV and will be happy to give you further information if you require. You can contact me at my home phone or on my mobile during business hours. The reason for wanting to leave for this job is that I find the office routine too monotonous. I have been working in a department store for the last 3 years, where I have been the store sole in charge. Since the job advertisement involves traveling and meeting people, it would suit my ability and temperament. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस इस तरीके के सेंटेंस दिए गए हैं, हमें इनको अरेंज करना है
जब भी हम लेटर लिखेंगे तो उसको किस प्रॉपर अरेंजमेंट में हम इस तरीके के लेटर को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस की अरेंजमेंट है ये प्रॉपर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले पैराग्राफ में हमें कौन सा सेंटेंस इंक्लूड करना है। तो पहले हम लिखेंगे थर्ड वाला सेंटेंस कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। I am interested in applying for the post of sales officer, which was advertised in the Hindustan Times on the 30th of July 2024. इस तरीके से फिर पैराग्राफ 2 जो है इसमें हम सेकंड सेंटेंस इंक्लूड करेंगे, I am 26 years old and hold an MBA degree। फिर इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ में हम जो सेंटेंस 7 है, यानी since the job advertisement involves traveling and meeting people, it would suit my ability and temperament। फिर उसके बाद पहला वाला सेंटेंस my present job requires me to not only to sell goods but also to keep an account of the sales and do some typing too। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लिख सकते हैं, यानी इस अरेंजमेंट में हम लिख सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि सेंटेंस 3, फिर दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा सेंटेंस सेकेंड, फिर 7th और फर्स्ट सेंटेंस। फिर उसके बाद पैराग्राफ थर्ड जो है वो सेंटेंस 6 से शुरू होगा, यानी द रीजन फॉर वांटिंग टू लीव दिस जॉब इज दैट आई फाइंड द ऑफिस रूटीन टू मोनोटोनस। यानी बहुत ही बोरिंग मुझे लगता है ये जो ये रूटीन है ये बहुत ही बोरिंग लगता है। फिर उसके बाद सेंटेंस 8, यानी since the job advertisement involves traveling and meeting people, I would like to suit my abilities and temperament। फिर पैराग्राफ 4 जो है ये स्टार्ट होगा सेंटेंस 4 से, I enclose my CV and will happy to give you further information if you require। और सेंटेंस 5, you can contact me at my home phone or my mobile phone during business hours। यानी इस सीक्वेंस में हम लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं, इस सीक्वेंस में हम राइटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रामर, इसमें हम देखेंगे नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉज जो है ये हमेशा कभी कभार ये सब्जेक्ट टू द वर्ब होता है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट एज अ काम करता है, कभी कभार ये वर्ब का ऑब्जेक्ट काम करता है, कभी कभार ये नाउन क्लॉज होता है, ये यानी ये एक ऑब्जेक्ट होगा प्रपोजिशन का। इस तरह की इन शक्लों में इनको देख सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट टू द वर्ब ये कब हो सकता है, हाउ द लेपर्ड एंटर द फैक्ट्री वाज अ मिस्ट्री, या व्हेनेवर हैपेंस व्हाटएवर हैपेंस इट इज हिज विल। या ऑब्जेक्ट कब हो सकता है वर्ब का, उनके एग्जांपल हम कैसे उनके एग्जांपल है जैसे कि द यंग गर्ल न्यू हु द थीव वाज। तो जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में भी हमने देखा नाउन क्लॉजेस जो है ये हमेशा किससे इंट्रोड्यूस होते हैं, दैट, हु, व्हेन, हाउएवर, व्हाट, हूएवर, व्हेनेवर, वेयर, व्हाटएवर, व्हाई, हाउ, वेदर या वेयरएवर। इन इस तरीके के जो इनको हम नाउन क्लॉजेस कहते हैं, इस तरीके के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इनको हम नाउन क्लॉजेस कहते हैं। कभी कभार ये वर्ब का सब्जेक्ट एज अ काम करता है, कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, या कभी कभार प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी एज अ वर्क कर सकता है। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट कब काम कर सकता है, व्हेन एवर व्हाटएवर हैपेंस इट इज हिज विल, यानी जो कुछ भी होगा ये उसके ये उनकी रजामंदी होगी, यानी गॉड की रजामंदी होगी। इस तरह से जो ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले ही सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही व्हेन एवर का इस्तेमाल हुआ, तो सब्जेक्ट टू द वर्ब है। ऑब्जेक्ट टू वर्ब कब हो सकता है कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू बूस्ट द सेल्स ऑफ योर प्रोडक्शन इन दिस एरिया। तो दैट हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया एज अ ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। इसी तरह से ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन कब इस्तेमाल होगा, जैसे कि द एग्जेक्टिव डिड नॉट पे अटेंशन टू व्हाट द कस्टमर वाज सेइंग। तो यहाँ पर अटेंशन टू जो है उसके बाद व्हाट द कस्टमर वाज सेइंग, यहाँ पर हमने नाउन क्लॉज की तरह इस्तेमाल किया, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो चुका है यहाँ पर। अब हमें देखना है कि हम किस तरह से नाउन क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कर सकें जब भी सेंटेंसेस के अंदर इस तरीके के यानी इस तरीके की कंजंक्शंस होगी, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन होगी, दैट, हु, व्हेन, हाउएवर, व्हाट, हूएवर, वेयरएवर, व्हाटएवर, व्हाई, हाउ, वेदर। तो इस तरीके के इनको हम कह सकते हैं कि ये
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इन वर्ड्स को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। तो ये हमेशा नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं लेटर राइटिंग यानी खतूत लिखना, हम किस तरह से खतूत लिखते हैं। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे, आपकी किताब में एक्टिविटी दी गई है जहाँ पर आपको एक लेटर लिखनी है पंजाब नेशनल बैंक को, जहाँ पर आप फाइनेंस सीख करना चाहते हैं अपनी नए वेंचर के लिए, अपना नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। तो आप पंजाब नेशनल बैंक को लोन के लिए लिख रहे हैं, तो एक एक्टिविटी आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरी एक्टिविटी दी गई है खतूत में, यानी राइटिंग लेटर्स में, जहाँ पर आपको एक लेटर लिखनी है, एक खत लिखनी है, जिसमें आपको मेंशन करना है कि जो आपने नया टीवी खरीदा है इस पर्टिकुलर कंपनी से, वो टीवी जो है ये ख़राब है, इसमें डिफेक्ट है, इसमें कुछ डिफेक्ट है, डिलीवर प्रॉपर तरीके से चैनल को डिलीवर नहीं कर रहा है, तो आपको ये सब कंप्लेंट्स में शामिल करनी है। तो कंप्लेन लेटर्स का हमने स्ट्रक्चर इससे पहले डिस्कस किया हुआ है, तो उसका फॉर्मेट आप ले सकते हैं, उसके बाद आप इस तरीके के लेटर्स को लिख सकते हैं। या इसके बाद रीडिंग ईमेल्स। ईमेल गाइडलाइंस क्या है, यानी ईमेल के रहनुमा खतूत क्या क्या हैं। ईमेल्स यानी इनको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मेल में हम यानी इसमें मैसेज लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम मैसेज को हम भेज सकते हैं या लेटर को हम भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इनमें हम यानी इस तरीके के मैसेज में हम यानी जो लेटर्स हम भेजते हैं, इनमें हम वीडियोस भी शामिल कर सकते हैं, इमेज भी शामिल कर सकते हैं। इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो वो दोनों जो राइटिंग और स्पीकिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सब हम ईमेल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें ये एक फास्टेस्ट तरीका है कि फास्टेस्ट तरीके से हम किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम फास्टेस्ट तरीके से हम लेटर किस तरह से भेज सकते हैं। ये एक इसमें एक एडवांटेज है, जो पुराने ओल्ड ज़माने में लेटर भेजने का तरीका था वो बहुत ही आउटडेटेड है। अब आजकल उस तरीके के लेटर्स हम भेजते नहीं हैं, तो इस तरह की ईमेल्स के ज़रिए ही हम अब लेटर्स भेजते हैं हम लोगों के साथ। हम यानी विदिन नो मिनट यानी विदिन नो टाइम हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा जब भी हम लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, हमें हमेशा लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो हमें हमेशा लैंग्वेज का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद जो गाइडलाइंस हैं, जो एटिकेट्स हैं, ईमेल लिखने के जो एटिकेट्स हैं, वो ये है कि आपको हमेशा अपनी जो भी ईमेल आप लिख रहे हैं, वो ईज़ी टू रीड होनी चाहिए। उसमें सब्जेक्ट लाइन जो है, हमें सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए, हमें जो रिस्पेक्ट लिस्ट जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हम किस किस को ये मैसेज जो है, ये लेटर जो है, किसको हम भेज रहे हैं। हमें हमेशा कंक्रीट वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नेगेटिव कोनोटेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ जो फॉर्मेलिटी होती है उनको निभाना चाहिए। जैसे कि अगर हम बॉस को लिख रहे हैं या कोई भी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, हमें हमेशा फॉर्मेलिटी को यानी जो फॉर्मलनेस है, जो रूल्स हैं, उनका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके बाद हमें हमेशा क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखना चाहिए। हमें शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेलिंग, ग्रामर, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। जो यूजुअली जो लेंथ रहती है मैसेजेस की, उनका ख्याल रखना चाहिए। और ये भी जो लेंथ रहती है ईमेल, वो डिपेंड है, जो भी पर्पस आप जो भी राइटिंग का पर्पस है वो उसी पे डिपेंड है कि राइटिंग पर्पस क्या है, यानी जो राइटिंग पर्पस है उसी पे डिपेंड है कि ईमेल कितनी बड़ी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं राइटिंग सेकेंड यानी राइटिंग एन ईमेल। इसमें ये एक सरगर्मी है, एक एक्टिविटी है, जो आप अपने दोस्तों के साथ इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपको इस तरह से तसव्वुर करना है कि आपकी जो कंपनी है इंडियन गारमेंट्स, आप चाहते हैं कि इंडियन गारमेंट चाहती हैं कि वो चाइना से कुछ सिल्क मंगाए और कुछ सिल्क कंपनी के साथ कम्युनिकेट करे और उनको कहे कि हम आपके साथ जो है हम वहाँ से सिल्क जो सिल्क फैब्रिक है उसको हमें मंगाना है, यानी उस तरीके का बिजनेस हमें आप लोगों के साथ स्टार्ट करना है।
तो आप एक ईमेल लिखेंगे, यानी जो चाइनीज़ कंपनी है उनको आप उनके हेड को आप ईमेल लिखेंगे और उनमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको चाइनीज़ फैब्रिक क्यों ज़रूरत है, सिल्क फैब्रिक क्यों ज़रूरत है। तो वो सारा पर्पस लिखना है, फिर उसके बाद जो भी जिस तरह से हमने फॉर्मेट को डिस्कस किया उस तरह से आपको कंक्लूड करना है। तो इस यूनिट के हम इस यूनिट का खुलासा देखेंगे। तो इस यूनिट के इख्तिताम पर हम पहुंच चुके हैं। इस यूनिट का खुलासा हम देखेंगे, हमने देखा कि इस यूनिट में हमने देखा कि एक्सटर्नल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए हम किस तरह से लिखना पड़ता है, हमें किस तरह से लेटर्स लिखनी पड़ती हैं, ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं, और हमने कुछ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स भी डिस्कस किए, नाउन क्लॉज को भी हमने डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि लेटर के मुख्तलिफ जो बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो कितने तरीकों के हो सकते हैं, उनका क्या पर्पस हो सकता है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की। और जो भी लेटर लिखने का जो पर्पस है उनको हमने यानी उनकी जो फॉर्मेटिंग है उनको भी हमने डिस्कस किया इस यूनिट में। अब हम आ जाते हैं ब्लॉक 3 के ब्लॉक 3 का अनवान जो है कम्युनिकेशन इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट सेकेंड, यानी उससे पहले हम बिजनेस कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम सेकेंड डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम यूनिट जो 12 है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, इसको हम देखेंगे। तो इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर इस यूनिट का एक मुख्तसर सा तारुफ देंगे, फिर रिपोर्टिंग के जो मकासद हैं उसको हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे उमूमी किस्म की रिपोर्ट्स, उनको हम देखेंगे, कारोबारी रिपोर्ट्स यानी अंदरूनी रिपोर्ट्स क्या है, फिर ग्रामर, मुतल्लिक शकों की में कमी, फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद पे आ जाते हैं। इस यूनिट में जो बेसिक पर्पस है, जो इस यूनिट का बेसिक गोल जो है वो ये है कि रिपोर्ट राइटिंग को हम देखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग हम किसको कहते हैं। हम ये भी देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग का जो क्या पर्पस है, हम क्यों लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग को, हम क्यों लिखते हैं, रिपोर्ट के कितने इकसाम हैं, रिपोर्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, वो सब चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं इस यूनिट के तारुफ पे। इस यूनिट का हम एक मुख्तसर सा तारुफ देखें। जैसे कि रिटन रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफिशियल वर्क का, यानी जो भी ऑफिशियल वर्क होती है। तो राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या रिटन रिकॉर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम किरदार रखती हैं इस तरीके के ऑफिस में। तो यानी हमें किस तरह से रिपोर्ट्स लिखने हैं ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो एक फॉर्मल रिपोर्ट जो है, एक रिपोर्ट जो है ये एक इन्हें फॉर्मल तरीके से इन्हें लिखा जाता है, या किसी भी इसकी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी होगी, इसका जो एक पर्टिकुलर वे होगा, यानी जो भी रीज़न होगा, पर्टिकुलर गोल होगा, तो उन सब चीज़ों को इन्हें फुलफिल करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। तो एक रिपोर्ट जो है ये किसी भी फ्यूचर एक्शन का एक बेसिस बन सकता है। ये हमें हमेशा एक सोर्स ऑफ रेफरेंस रहता है जब भी हम फ्यूचर में कोई भी इवेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो या कुछ भी, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट हो, उसके लिए एक बेस क्रिएट करता है। तो रिपोर्ट जो है ये हमेशा ये हम ऑरली भी हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, ये हम रिटन फॉर्म में भी इसको हम डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट्स एट कंपनी मीटिंग्स, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इन द प्रेजेंटेशन, वहाँ पर भी हम जब भी वो यानी कलीग्स के साथ इस तरह की मीटिंग करते हैं, सुपरवाइजर्स के साथ इस तरह की मीटिंग्स करते हैं। तो एक रिपोर्ट जो है ये हम हमेशा हम ऑफिशियल वर्क में इस तरीके की रिपोर्ट्स को देखते हैं। इनमें हम यानी ATR यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स हो सकते हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट्स जो है ये हम फॉर्मल वर्क्स में हम इस तरीके के रिपोर्ट्स देखते हैं, जहाँ पर हमें कोई भी एक्शन, किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूट करना है, किसी भी इवेंट को हमें स्टार्ट करना है, या मेनली यानी इवेंट के लिए हम इस तरह की रिपोर्ट्स को हम लिखते हैं। तो इसमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो ऑडियंस होगी, रिपोर्ट जो रीडर्स होगी, हमारी जो ऑडियंस होगी वो कौन होगी, वो हमें डिसाइड करना है। उस पर भी हमें उस पर भी राइटिंग जो है वो डिपेंड होती है। यानी हमें देखना है कि हम किसको एड्रेस कर रहे हैं,
है, क्या हम ऑर्गेनाइजेशन के स्पिरिट को एड्रेस कर रहे हैं, या किसी स्मॉल सर्कल, जो हमारा जो कलीग्स का एक स्मॉल सर्कल है, क्या हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो लोग रहते हैं या जो लोग होते हैं, जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं, क्या हम उनको इस तरह एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं। तो इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो आपकी फॉर्मेटिंग डिटरमाइन करेंगे। जो भी आपकी फॉर्मेटिंग होगी, यानी उन्हीं क्वेश्चंस पे ही आपकी फॉर्मेटेड रिपोर्ट लिखने की फॉर्मेटिंग डिपेंड है। कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो सिमिलर पेजेस पे लिखी जाती हैं, यानी एट लेंथ उनको लिखा जाता है, बहुत लॉन्ग उनको लिखा जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स इस तरह के होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट, यानी एक ही पेज में हो सकता है, या हाफ पेज में भी हो सकता है, रिपोर्ट्स तरह के हो सकते हैं, या ये एक शॉर्ट मेमोज भी हो सकता है, लेटर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेंथी बुकलेट्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह के रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो है ये किसी भी इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करता है, या कभी कभार ये वॉल्यूम्स में ये इस तरीके के रिपोर्ट्स डिस्कस होते हैं। तो जो लैंग्वेज होती है रिपोर्ट्स की, हमें ये हमेशा फॉर्मल रहती है, और हमें हमेशा सिंपल और क्लियर वे में इस तरीके की राइटिंग को लिखना होता है। अब हम देखते हैं जो रिपोर्ट के रिपोर्टिंग की जो मकासद है, यानी पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग क्या है, ये हम देखेंगे। तो जैसे जो फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी किसी जब यानी जब हम ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की रिपोर्ट्स लिखते हैं, कभी कभार वो विजिट्स के लिए रिलेटेड होते हैं, कभी इंस्पेक्शन, कभी स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हम रिपोर्ट्स लिखते हैं, कभी फिजिबल असेसमेंट के लिए रिपोर्ट्स हम लिखते हैं। जैसे कि विजिट्स के लिए हम वहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं लोकेशन क्या है, फिजिकल लेआउट क्या होगा उस जगह का, या उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, ऑफिस, वो सब चीज़ें हम फैक्ट्री को डिस्कस करते हैं, उसकी प्लेस, उसका ऑर्गेनाइजेशन की प्लेस, जोग्राफिकल लोकेशन, वो सब चीज़ें विजिट्स में हम विजिट रिपोर्ट्स में हम डिस्कस करते हैं। या कभी कभार इंस्पेक्शन के लिए हम रिपोर्ट लिखते हैं, तो वहाँ पर हमें देखना है कि जो हमें चेक करने के लिए हम ये लिखते हैं कि उसका जो प्रोसीजर है वो सही से चल रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट, उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, वो सब चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। और उसके बाद स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी फिजिकली उसकी हम स्टॉक को चेक करते हैं, या गोडाउन में जाते हैं, वेयर हाउस में जाते हैं, वहाँ पर उन सब चीज़ों को चेक करते हैं, उसके लिए रिपोर्ट लिखा जाता है। या फिजिबिलिटी असेसमेंट, यानी यहाँ पर हम देखते हैं चाहे जो साइट की लोकेशन है, क्या ये सूटेबल है कि नहीं है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स जो है ये इसकी मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी हो सकती है रिपोर्ट लिखने की। जैसे कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम लिखते हैं, या कंपनी एनुअल रिपोर्ट भी लिखी जाती है, या सेल्स रिपोर्ट भी लिखी जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसके अलावा भी लिखी जाती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होती है, यहाँ पर हम कंपनी की फंक्शनिंग हम देखते हैं इस तरीके की रिपोर्ट्स में, यानी विद इन स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक टाइम में कंपनी ने कितनी इम्प्रूवमेंट दिखाई है, कितनी इम्प्रूवमेंट की है, इस तरीके की रिपोर्ट्स हम लिखते हैं। या कंपनी एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पर हम देखते हैं कि एनुअली क्या स्टॉक जो है या शेयर होल्ड्स जो है वो रेज हो चुका है कि नहीं, वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं। हम एक्टिविटीज़ चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं, ग्रॉस कैपिटल चेक करते हैं, नेट प्रॉफिट चेक करते हैं किसी भी कंपनी का, इस तरीके के रिपोर्ट्स में। इसके अलावा सेल्स रिपोर्ट में हम क्या देखते हैं, हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर हासिल करते हैं, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर सेल्स है उसका यानी रीजन वाइज उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, उसका रीजन वाइज सेल्स उसका कैसा चल रहा है। या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं उसकी यानी उसकी प्रोजेक्ट की अंडरटेकिंग्स को हम लिखते हैं इस तरीके की, इसलिए वहाँ पर इस तरीके की रिपोर्ट्स की जाती हैं। या कभी कभार सर्वे कंडक्ट करने के लिए, यानी जैसे कि हमें सर्वे लेना है, किसी भी कंपनी का हमें सर्वे करना है, तो वहाँ पर हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट लिखा जाता है, उसके बाद सर्वे किया जाता है, यानी सर्वे रिपोर्ट्स, मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स, या फील्ड रिपोर्ट्स, ओपिनियन रिपोर्ट्स, इस तरीके की रिपोर्टिंग की जाती है। अब हम देखते हैं जो उमूमी किस्म की रिपोर्टिंग, यानी जो जनरल काइंड जो है रिपोर्टिंग की, यूजुअली 2 किस्म की रिपोर्टिंग मानी जाती है, एक तो न्यूज़ रिपोर्टिंग और दूसरी तालीमी रिपोर्टिंग।
तो न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है, जब भी हम रिपोर्टर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में ही इमीडिएटली हमें ये तस्वुर होता है कि न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स हमारे जहन में यूजुअली आता है जब भी हम रिपोर्टर्स की बात करते हैं। तो ये न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं ये फील्ड्स में होते हैं, यानी फील्ड में इनका काम होता है, ये रिपोर्ट हासिल करते हैं, यानी कहीं पर भी कोई भी इवेंट हो रहा होगा वहाँ पर ये जाके, वहाँ उन इवेंट्स में जाके, यानी उन जगहों पर पहुँच के ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो यानी जो भी नई गैदरिंग है ये रिपोर्टर्स जब वो वहाँ पर यानी फील्ड में जाकर ग्राउंड लेवल लेवल पे काम करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। फिर उस इन्फॉर्मेशन को जब वो हासिल करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद रीडर तक उसको प्रेज़ेंट करते हैं। यानी उसको प्रेज़ेंट करते हैं ताकि रीडर जो है ये उसको रीडर तक ये बात पहुँच जाए, लोगों तक ये बात पहुँच जाए या लोगों तक ये बात फैल जाए। इसलिए इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। सो इवेंट जो है ये कभी भी हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है। तो इसीलिए जो रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़ पेपर रिपोर्टर्स जो होते हैं, ये फील्ड में ही होते हैं, फील्ड में इस तरीके के काम करते हैं। तो हम इसके बाद जो है, इसके बाद एकेडमिक रिपोर्टिंग होती है। एकेडमिक रिपोर्टिंग में यानी एकेडमिक सेटिंग में इस तरीके की रिपोर्टिंग होती है। ये हम यूजुअली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स स्कूल्स में हम देख सकते हैं, तो उसको हम एकेडमिक रिपोर्ट्स कह सकते हैं। या कॉलेज स्कूल्स इस तरीके की रिपोर्टिंग जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होते हैं, उसको हम एकेडमिक रिपोर्ट्स हम कहते हैं। तो जनरली इसमें एक यानी इसकी जो फॉर्मेटिंग जो रहती है, इसमें मार्क्स इंडिकेट होता है, इसमें अचीवमेंट्स होते हैं, इसमें प्रोग्रेस लेवल दिखाई जाती है बच्चे की। तो स्टूडेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स जो रिकॉर्ड करते हैं, इनमें रिकॉर्ड होता है कि स्टूडेंट्स का प्रोसीजर, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी जो एक्सपेरिमेंट जो होती हैं, वो सब चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती है, जर्नल्स, रिपोर्ट बुक्स, वो सब चीज़ें। इसको हम लैब रिपोर्ट्स भी कहते हैं। जैसे कि लैब रिपोर्ट्स जो है, इसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग होती है। इसमें सबसे पहले एम होता है, अपैरेटस होता है, प्रोसीजर होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, फाइंडिंग्स होती है। इस तरीके के ये लैब रिपोर्ट्स होते हैं इस तरीके के। तो अब हम देखते हैं इसके बाद कारोबारी रिपोर्ट्स, यानी अंदरूनी इंटरनल। इसमें हम देखेंगे मार्केट सर्वे की जाती है। फिर हम देखेंगे इसके आगे और क्या-क्या रिपोर्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स में, तो पहले जब मार्केट सर्वे रिपोर्ट की जाती है तो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसकी सर्विसेज बताई जाती हैं। उसमें देखा जाता है कि मार्केट में इसका क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है, कस्टमर को किस तरह से, कस्टमर की नीड्स को किस तरह से फुलफिल कर सकता है। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग की जाती है, इस तरीके की सर्वेज़ की जाती है, मार्केट सर्वे इस तरह से की जाती है। इसमें देखा जाता है क्या जो ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये लोगों के लिए किस तरह से ये सहूलियात प्रोवाइड कर सकता है, ये लोगों के लिए किस तरह से फ्रूटफुल हो सकता है। उस तरीके की रिपोर्टिंग की जा सकती है। या जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है रिसेंटली, लोग उसके बारे में कितना अवेयर हैं, या जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है वो उस प्रोडक्ट से कितने खुश हैं या नहीं। वो सब चीज़ें इन सब रिपोर्ट्स में डिस्कस की जाती है, तो हम कहते हैं मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स। उसके बाद सैम्पल मार्केट सर्वे रिपोर्ट, जहाँ पर यानी इस तरीके की रिपोर्टिंग की जाती है, जहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स लिखे जाए, इंट्रोडक्शन लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं इस रिपोर्टिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर सैंपल साइज़ मेंटेन किया जाता है, सैंपल साइज़ क्या होना चाहिए इस तरीके की रिपोर्टिंग में। फिर एनालिसिस दिया जाता है, फिर कंक्लूजन दिया जाता है। लेकिन लैंग्वेज का हमेशा खास ख्याल रखा जाता है कि लैंग्वेज फोकस जो है वो पास्ट टेंस में हो सकता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहाँ पर इस्तेमाल होगा। फिर इसके बाद इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट्स, यानी यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, कॉर्पोरेट फंक्शन यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, यहाँ पर देखा जाता है कि बिजनेस जो है कितना इफेक्टिव हो सकता है, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्कस किया जाता है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट उसमें हासिल किया जाता है। इसमें एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन देखी जाती है, इसमें सेल्स स्ट्रक्चर देखा जाता है, बिज़नेस कंपटीशन देखी जाती है, या बिज़नेस में कहाँ-कहाँ पर प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों की रिपोर्टिंग की जाती है इस तरीके के रिपोर्ट्स में। यानी और जो बाकी भी रिलेटेड
एरियाज हैं, उस सब चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाता है। तो इनको हम इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट्स कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इनके यानी जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, जो भी कंपटिशंस फेस करते हैं, वो सब चीज़ें इस तरीके के रिपोर्ट्स में डिस्कस हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ग्रामर, जिसमें हम देखेंगे रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉजेस। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉजेस कैन बी रिड्यूस्ड टू फ्रेजेस व्हिच मॉडिफाई द नाउन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये इनको रिड्यूस किया जा सकता है, इनको फ्रेजेस में इनको रिड्यूस किया जा सकता है। जो मॉडिफाई एज अ मॉडिफायर हो सकता है नाउन को मॉडिफाई बगैर मीनिंग को चेंज किए हुए, यहाँ पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, हम किस तरह से एडजेक्टिव क्लॉजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। Omit the relative clause pronouns who, which, that, and the be form of the verb is, was, were, etc. जो भी be form है उनको हम किस तरह से इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, a report is a formal written document on a particular function or an operation which is carried out at the workplace। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि which is carried out at a workplace, ये नाउन मॉडिफायर का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। लेकिन in the adjective clause that do not contain the verb be, it is often possible to drop the relative pronoun। यहाँ पर हम relative pronoun drop कर सकते हैं, जिसके आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। IIC member who have their library tickets may borrow books। तो यहाँ पर हमने who का इस्तेमाल किया है, यानी यहाँ पर हमने जो relative pronouns का इस्तेमाल किया है। लेकिन जो दूसरी एग्जाम्पल है इसमें IIC members having their ability tickets में borrow books, यहाँ पर हमने relative pronoun को दूसरे सेंटेंस में उसको ड्रॉप किया है और यहाँ पर be फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी, बल्कि हमने रिप्लेस किया जो यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हमने ड्रॉप करके उसको रिप्लेस किया वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ। तो इसमें मीनिंग में भी चेंज नहीं आ गया। IIC members having their library tickets में borrow books। इसी तरह से सम एडजेक्टिव क्लॉज कैन बी रिड्यूस्ड टू अपोजिटिव फ्रेजेस। हम कुछ एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिड्यूस कर सकते हैं अपोजिटिव फ्रेजेस में। तो अपोजिटिव फ्रेजेस जो है इनको हम सिंपली प्लेस कर सकते हैं वन नाउन और नाउन फ्रेज नेक्स्ट टू अनदर नाउन विद अ कॉमा, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, मिसेस गुप्ता हु इज आवर MD इज वेरी फॉन्ड ऑफ द पार्टीज। तो मिसेस गुप्ता हु इज आवर MD इज वेरी फॉन्ड ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पर हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन था उसको हमने ड्रॉप किया, तो कॉमास हमने इंक्लूड किए यहाँ पर, और बी फॉर्म भी हमने इसको रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर हमने कॉमास के साथ इनको अपोजिटिव फ्रेज में इनको चेंज किया। इस तरह से भी हम रिलेटिव क्लॉजेस हम रिड्यूस कर सकते हैं। यूजुअली हम इस तरीके की राइटिंग जो है ये फॉर्मल बिजनेस राइटिंग हम इस तरीके की कर सकते हैं। तो अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। इस यूनिट में हमने देखा कि जो हमने इस यूनिट में हम देखा कि रिपोर्ट्स हम किस तरह से लिखते हैं, रिपोर्ट्स की क्या क्या एग्जाम है वो हमने इस यूनिट में डिस्कस किया, और रिपोर्ट्स का क्या क्या पर्पज़ है, हम रिपोर्ट्स क्यों लिखते हैं, किन जगहों पर हम रिपोर्ट्स लिखते हैं, वो भी हमने इस यूनिट में देखा। फिर ये भी देखा कि रिपोर्ट लिखने का जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, प्रॉपर तरीका है, वो भी हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। और हमने ग्रामर को भी डिस्कस किया, जो भी हम रिपोर्टिंग में हम ग्रामर को हम यूजुअली हम जो भी ग्रामर डिस्कस होते हैं, जो भी ग्रामेटिकल एलिमेंट जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। तो इससे पहले यूनिट में हमने वहाँ पर भी हमने ग्रामर को डिस्कस किया। तो वहाँ पर हमने नाउन क्लॉजेस को देखा कि नाउन क्लॉजेस का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर्स में, ईमेल्स में, वो हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। और जो नेक्स्ट यूनिट है, जो उसके बाद जो लास्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह से रिलेटिव क्लॉजेस को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके के ग्रामर को हम बिजनेस लेटर्स में या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में इस तरीके के रूल्स को हम अपना सकते हैं, ताकि जो हमारी जो राइटिंग है इन सब ग्रामेटिकल एलिमेंट से, इन सब ग्रामेटिकल रूल से वो बेटर हो सकती है। आपका शुक्रिया।